बिल्कुल। और आसाम का जो रिजल्ट है सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। इस दौरान सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और ये मौलाना के लिए राहत बड़ी खबर होगी। हालांकि पूरे आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने 28 उम्मीदवारों को उतारा था। उनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006 से लगातार आसाम में 10-12 सीटों पर चुनाव जीतती रही है। 2006 में भी उनकी पार्टी को 7-8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि पहली मर्तबा उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। 2011 में तो तकरीबन 15 सीटों पर जीत मिल गई। 2016 में भी 17-18 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली। 2021 में भी 17-18 सीटों पर जीत मिल गई। लेकिन 2026 के चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें से एक सीट खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अपनी है और दूसरी सीट उनके एक और उम्मीदवार की है। बकिया सीटों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपना चुनाव बिन्ना कंडी विधानसभा सीट से मौलाना बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे थे और 27 राउंड की काउंटिंग फाइनल हो चुकी है और फाइनली मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने तकरीबन 40,000 वोटों से चुनाव जीत लिया है। और ये मौलाना के लिए राहत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही लोकसभा के इलेक्शन में धुबरी लोकसभा से मौलाना बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोटों से हार गए थे। कांग्रेस के हाथों उनकी हार हुई थी। अब इस मर्तबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम की असेंबली में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ एमएलए के तौर पर ही किया था। सबसे पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल को 2006 के असम के इलेक्शन में बतौर एमएलए जीत मिली थी, अपनी पार्टी के टिकट पर जीत मिली थी। फिर 2009 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन फाइट किया और मौलाना बदरुद्दीन अजमल एमपी बन गए थे 2009 में। उसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी वो एमपी बने, फिर 2019 में भी वो एमपी बने। 3 मरतबा लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल एमपी बनते रहे, लोकसभा का चुनाव अपनी ही पार्टी के टिकट पर जीतते रहे। फिर 2024 में वो 10 लाख वोटों से हार गए। उसके बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल के राज्यसभा जाने का प्रोग्राम था। कांग्रेस को मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पहले सपोर्ट किया था, कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा भेजने में, इसलिए माहिदा हुआ था कि जब एआईयूडीएफ को ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस वोट करेगी। लेकिन कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ धोखा किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को धोखा दे दिया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जब राज्यसभा जाना था तो कांग्रेस ने वोट देने से, सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया और मौलाना से कहा कि अगर आप दिल्ली में नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप एमपी नहीं बन पा रहे हैं तो आपको एमएलए बनना होगा, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, आपका बगैर किसी ओहदा के रहना अच्छा नहीं होगा। चुनांचे मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने वर्करों के इसरार पर, उनकी गुजारिश पर, बार बार उनकी तरफ से दबाव पड़ने पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और बिन्ना कंडी विधानसभा से चुनाव फाइट कर रहे थे, जहां से तकरीबन 40,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर लिया है और उन्होंने रिजाउल करीम चौधरी को हराया है। रिजाउल करीम चौधरी असम जातीय परिषद से उम्मीदवार थे, उसके अलावा असम गण परिषद का भी यहाँ उम्मीदवार था जिसको 20,000 ही वोट हासिल हो सका। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को तकरीबन टोटल वोट 1,25,000 से ज़्यादा मिला है और एक बड़े मार्जिन से मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपना चुनाव जीत लिया है। लेकिन जो दूसरा सबसे अहम सवाल है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम में हमेशा 20-22 सीटों पर चुनाव जीत रहे थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का रिकॉर्ड था, इस मरतबा 2 सीटों पर यह पार्टी क्यों आ गई? तो उसका सीधा जवाब यह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो पूरा वोट था, जो पूरा एरिया था, वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हो गई है और जिन इलाकों में कांग्रेस को जीत मिलती थी पहले, वहाँ पर बीजेपी की जीत हो गई है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के गढ़ में कांग्रेस ने जीत लिया और जो कांग्रेस का पूरा वोट बैंक था, पूरा एरिया था, वो बीजेपी के खाते में चला गया। असम में विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 64 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है, ये मेजोरिटी का आंकड़ा है। और आप देखिए कि बीजेपी ने 100+ सीटें जीत ली है, जिसमें कुछ बीजेपी की यानी 82 सीटें बीजेपी की है, कुछ आसाम गण परिषद की है, कुछ दूसरी पार्टियों की सीटें हैं और कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें असम में जीत रही है। लेकिन ये 19 की 19 सीटें जो कांग्रेस की है वो है जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का गढ़ है, जहां पर मुस्लिम वोट मेजोरिटी में है, जहां बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, अगर था भी तो उस कैंडिडेट को कोई जानता नहीं था, या वहां पर आसाम गण परिषद ने अपना उम्मीदवार उतारा था। आप स्क्रीन पर पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का ये चार्ट देख सकते हैं, पूरा खुलासा देख सकते हैं कि जहां जितने उम्मीदवार जीते हुए हैं
कांग्रेस की या जो जीतने वाले हैं वो सब के सब मुसलमान हैं और इनका जो विधानसभा का एरिया है पूरा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। और यही इस बात को बताता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी इलाका में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के वोट से ही जीत रही है, उसके अलावा किसी और सीट पर नहीं जीत पा रही है। आप ये देखिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का विधानसभा एरिया था परभता जोरा, वहाँ से अशरफुल इस्लाम को जीत मिल रही है कांग्रेस के टिकट पर। इसी तरह अब्दुल सुभान अली सरकार को जीत मिल रही है कांग्रेस के टिकट पर। बेबी बेगम या मुसलमान, इसको जीत मिल रही है। वाजिद अली चौधरी को कांग्रेस के टिकट पर जीत मिल रही है। मुजीबुर रहमान बप्पी को जीत मिल रही है। अब्दुल कलाम रशीद आलम को जीत मिल रही है। अब्दुल रहीम अहमद को जीत मिल रही है। जाकिर हुसैन सिकंदर को जीत मिल रही है। नूरुल हुदा को जीत मिल रही है। तंजीलुल हुसैन को जीत मिल रही है। उस तरह डॉक्टर जॉय परखा दास, सिर्फ एक ये कह लीजिए कि मुसलमान नहीं है, इसके अलावा ये भी रिजर्व सीट है और यहाँ पर मुसलमानों का ही वोट मेजोरिटी में है। उसके बाद सोनिया से अमीनुल हक लश्कर को जीत मिल रही है। इसी तरह अलगापुर विधानसभा से जुबैर अन्नम मजुमदार को जीत मिल रही है। इसी तरह करीमगंज नॉर्थ से जकरिया अहमद को जीत मिल रही है। करीमगंज साउथ से अमीनुर रशीद चौधरी को जीत मिल रही है। और ये पूरा का पूरा मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ही एरिया है जहां से उनकी पार्टी के लोग जीते थे। 4 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत का असम में ऐलान हो गया है। अब एक सीट है जलेश्वर की, वहाँ से आफ्ताब उद्दीन मुल्ला को जीत मिली है कांग्रेस के टिकट पर। इसी तरह सिरंज नगर, क्या नाम है इसका, सिरज नगराम विधानसभा की सीट है, यहाँ से नूरुल इस्लाम को जीत मिली है। इसी तरह चमरिया विधानसभा का इलाका है, यहाँ से रकीबुद्दीन अहमद को जीत मिली है। या लहरिया घाट का इलाका, यहाँ से डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नज़र को कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली है। तो तकरीबन 19 कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस में बन रहे हैं, उनमें से 18 मुसलमान हैं और यहाँ पर मुस्लिम वोट तकरीबन 50% नहीं बल्कि 60% से ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा है। मुसलमानों के अलावा किसी के लिए यहाँ पर जीत हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी जीत मिल रही है बीजेपी को। उसके अलावा 15 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस लीड कर रही है और इन इलाकों पर भी बीजेपी जीत सकती है। और ये पूरा का जो पूरा एरिया है ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, मुसलमानों का ही वोट इस पूरे इलाके में है और इसी वजह से इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिल रही है जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का इलाका है। तो कांग्रेस के बारे में आप कह सकते हैं कि असम में कांग्रेस ज़ीरो है और कांग्रेस कुछ भी वोट हासिल करने में नाकाम रही। मुसलमानों के सहारे कांग्रेस को 19 एमएलए मिल गए, लेकिन ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल के तोड़े हुए एमएलए आप कह सकते हैं या उनकी पार्टी के आए हुए वोट और लीडर्स कह सकते हैं। बीजेपी पर इल्ज़ाम यह है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, आरजेडी के जीते हुए एमएलएज और एमपी को अपने साथ मिला लेती है, उनको अपने साथ जोड़ लेती है और कांग्रेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल के वोटर्स को अपने साथ मिला लेती है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ लगातार कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया। मिला टाइम्स का कॉन्क्लेव चल रहा था, इमरान प्रतापगढ़ी से मैंने यही सवाल किया कि असम का इलेक्शन होने वाला है, क्या वहाँ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ आप अलायंस करेंगे? तो कहने लगे कि 2021 में हमने उनके साथ अलायंस किया था और हमें हार का सामना करना पड़ा, बदरुद्दीन अजमल की वजह से हमारी हार हो गई, इसलिए अब उनके साथ अलायंस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। असम की जनता कांग्रेस को अकेले वोट करना चाहती है। असम की जनता बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस का अलायंस नहीं चाहती है। अब अलायंस न करने का रिजल्ट और नतीजा ये देखिए कि कांग्रेस उतनी ही सीटों पर आ गई है जितनी सीटों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी होती थी। कांग्रेस अपने दम पर या अपने इलाका में एक भी सीट नहीं जीत सकी है। अपर आसाम में कांग्रेस ज़ीरो है, लोअर आसाम में ज़ीरो है, माफ़ कीजिएगा लोअर आसाम में तो कांग्रेस 19 सीटें ले आई है, लेकिन मिडिल आसाम में भी गुवाहाटी का जो पूरा रीजन है, पूरा इलाका है, वहाँ कांग्रेस सीट हासिल नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस की सबसे करारी हार आसाम में मानी जाएगी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को जीत ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये जीत अपोजिशन में रहने वाली जीत है, सरकार बनाने वाली जीत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की जो तकरीबन
80 या 90 सीट है जहां पर ममता बनर्जी लीड कर रही है, तो उसमें 60 विधानसभा वो है जहां मुसलमानों का वोट मेजोरिटी में है, जहां मुसलमानों का वोट 60-70% से ज़्यादा है और किसी मुसलमान के अलावा वहां से किसी और के लिए जीतना पॉसिबल ही नहीं है। केरला का भी वही मामला है कि केरला में मुसलमानों के वोटों की बदौलत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जीत मिली है और कांग्रेस को जीत मिली है। अब कांग्रेस जब भी हारती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाती है, इलेक्शन के तरीक़ेकार पर सवाल उठाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कांग्रेस सवाल उठाती है। लेकिन इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर या बीजेपी के तरीक़ेकार पर कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश किया है केरला के अवाम को, अपनी पार्टी को, कि हमें जीत मिल गई है। लेकिन वेस्ट बंगाल के रिजल्ट पर कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, असम पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है और कांग्रेस अपने मफाद के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। क्योंकि अगर असम और वेस्ट बंगाल के लिए कांग्रेस ने सवाल उठा दिया तो फिर केरल पर भी सवाल उठेगा कि अगर ईवीएम के जरिए रिजल्ट आया है वेस्ट बंगाल का और असम का, तो फिर केरल का रिजल्ट सही कैसे आ गया? केरल में एलडीएफ को यानी लेफ्ट के अलायंस को क्यों जीत नहीं मिली? तो कांग्रेस केरला में अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, वहां सत्ता की मलाई खाने के लिए अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा रही है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। मोहतरमा सुप्रिया श्रीनेट साहिबा हर मामले पर आकर ट्वीट करती है, वीडियो जारी करती है, बोलती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलती है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खूब लिखती है, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं लिख रही है क्योंकि केरल में उनका मामला डाउन हो जाएगा, उन पर सवाल उठने लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पहला ट्वीट आ चुका है और उन्होंने वेस्ट बंगाल में तारीखी जीत पर अपने तमाम वर्कर्स को, अपनी आवाम को मुबारकबाद पेश किया और कहा है कि वेस्ट बंगाल 2026 का इलेक्शन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को तारीखी जीत मिल गई और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पिछले 2-3 महीने में पहला ऐसा ट्वीट किया है, कुछ लिखा है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ उसने जहर नहीं उगला है, वरना उसका खाना भी हजम नहीं होता है जब तक वो मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलता। बहरहाल उसने अपने ट्वीट में लिखा कि असम की जनता ने लगातार तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी की क़यादत पर भरोसा जताया है और असम को हम तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिश करेंगे और 5 अहम तरीन रियासतों में असम को शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु में तो विजय ने अपनी विजय का परचम लहरा दिया है, एक नया रिकॉर्ड बन गया है। एमके स्टालिन अपनी ही सीट वीटीके के उम्मीदवार से हार गए। एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त तमिलनाडु के, और 8000 वोटों से उनकी हार हुई है। आसाम में गौरव गोगोई जो तरुण गोगोई के बेटे हैं, जो पार्लियामेंट के लोकसभा में डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं और वो असम में कांग्रेस के वजीर आला का चेहरा थे, वो असम में कांग्रेस के सदर है और तकरीबन 22-23 हज़ार वोटों से गौरव गोगोई अपनी सीट जोरहाट को हार गए हैं। और सबसे पहले उसी के हार की खबर सामने आती है। कम से कम मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जब लोकसभा के इलेक्शन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल 10,000 वोटों से हार गए थे तो कांग्रेस के आईटी सेल ने, वर्करों ने खूब मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ट्रोल किया था, उनका मजाक उड़ाया था और कहा था बीजेपी से मिले हुए हैं, अपनी ही सीट नहीं बचा सके, अवाम ने अच्छा सबक सिखा दिया है। लेकिन आज तो गौरव गोगोई खुद बुरी तरह हार गए, जो कांग्रेस का फेस है, चेहरा है। तो अब क्या कहेगा कांग्रेस का आईटी सेल? सच्चाई यह है, रियलिटी यह है कि कांग्रेस का ग्राउंड पर काम खत्म होता जा रहा है और कांग्रेस को अपनी सियासत के बारे में सोचना होगा। और मुसलमानों को बीजेपी से डराने की जो सियासत कर रही है, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर मुस्लिम लीडरशिप को जो कांग्रेस ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को इस सियासत से, इस नज़रिया से निकलना होगा। मुस्लिम लीग ने केरला में अपना मजबूत वजूद बना रखा है और वहाँ फ़िलहाल बीजेपी का असर रसूख नहीं है, वरना केरला में भी मुस्लिम लीग को इसी तरह कांग्रेस ब्लैकमेल करती और कहती कि आप बीजेपी को जिता रहे हो, आपकी वजह से बीजेपी जीत सकती है, हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की केरला में एक बार भी सरकार नहीं बनी है, इसलिए मुस्लिम लीग के खिलाफ झूठा और गलत प्रोपेगेंडा करने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। वरना कांग्रेस का वाहिद एजेंडा है मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना, मुसलमानों की सियासी ताकत को ख़त्म करना, मुसलमानों की लीडर्स और रहनुमा को बदनाम करना। और असम में यही
कांग्रेस ने किया है, ख़ासतौर पर जब आखिर वक्त में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के फेवर में बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी, लोग आने लगे। जब असदुद्दीन ओवैसी गए तो और बहुत बड़ी रैली होने लगी और लग रहा था कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ज़्यादा सीटों पर जीत मिलेगी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाएगी। और यही तकरीबन तय हो गया था, क्योंकि पहले से पता था कि बीजेपी तीसरी मरतबा असम में वापसी करेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी होगी, कांग्रेस या यूडीएफ? क्योंकि कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक तकरीबन खिसक चुका था, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक रह चुका था। अब मुस्लिम वोट बैंक की दो पार्टी दावेदार थी, एक कांग्रेस, दूसरी एआईयूडीएफ। और जब असदुद्दीन ओवैसी गए, बदरुद्दीन अजमल के साथ वो रैलियां कर रहे थे, लाखों की तादाद में लोग बगैर किसी इलेक्शन मैनेजमेंट के पैसा खर्च किए गाड़ियां बुक किए आ रहे, तो तय हो गया था कि बदरुद्दीन अजमल दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, वो अपोजिशन का चेहरा बन जाएंगे। चुनांचे कांग्रेस की लीडरशिप ने सीधे सीधे मौलाना महमूद मदनी से रब्ता किया। और किन लोगों ने मौलाना महमूद मदनी से बातचीत की थी, किन लोगों ने उनसे रब्ता किया था, कैसे पूरा खेल हुआ था, वो सारा कुछ मुझे पता है, लेकिन इन बातों को पब्लिक में नहीं लाया जा सकता। और उसके बाद ही जमीयत उलमा हिंद ने फ़ौरन एक स्टेटमेंट जारी कर दिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ कि आपने फ़िरका परस्त पार्टी के साथ अलायंस कर लिया है, फ़िरका परस्त पार्टी के लीडर को अपने स्टेज पर बुलाया है और ये जमीयत उलमा हिंद की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आपको वजह बताओ नोटिस जारी किया जाता है, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होगा। और अगर आपने अगले 24 घंटे के अंदर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो आपको जमीयत के ओहदे से हटाया जा सकता है। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम में जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, विफाकुल मदारिस के भी सदर है और जमीयत का आसाम में अच्छा खासा असर रसूख है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी या यूडीएफ का जो कैडर है वही है जो जमीयत का कैडर है। इस वजह से जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ मौलाना महमूद मदनी का बयान आ गया, जमीयत ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया। उधर मौलाना अरशद मदनी की एक वीडियो पहले से मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ सर्कुलेट हो रही थी कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी को वो सपोर्ट करते हैं, उनसे बीजेपी का फ़ायदा होता है, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। तो घर घर जाकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ कैंपेन चलाएगा, उनके तमाम वर्कर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, काटने की कोशिश की गई। और नतीजा ये हुआ कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो पूरा वोट था वो वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। कांग्रेस जिन 19 सीटों पर जीत रही है, मैंने आपको बताया पूरी तफसील से, ये तमाम सीटें तकरीबन मौलाना बदरुद्दीन अजमल की है। और यहाँ मुसलमानों का वोट 70-80% से ज़्यादा है। कुछ विधानसभा के हल्के ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों का वोट 99% से ज़्यादा है और इसी वजह से कांग्रेस को इन सीटों पर जीत मिल गई है। तो अब कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है, अपनी ज़मीन खो चुकी है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए गुड न्यूज़ यह है कि वो अपनी 2 सीट बचाने में कम से कम कामयाब हो गए हैं, वो खुद जीत गए हैं। अगर खुदा न खास्ता मौलाना बदरुद्दीन अजमल बन्नाकंडी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव हार जाते तो ये आज की सबसे बड़ी खबर होती। जिस तरह एमके स्टालिन की हार की खबर सबसे बड़ी न्यूज़ है, जिस तरह ममता बनर्जी के लिए राहत बड़ी खबर यह है कि भले ही वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रही है, सरकार नहीं बन पा रही है ममता बनर्जी की, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई है। अब असम की सियासत आगे किस रुख पर जाएगी, असम में और कितना ज़्यादा नफरत को प्रमोट किया जाएगा, कांग्रेस एज अपोजिशन लीडर कितना हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लड़ेगी, आने वाला वक्त बताएगा। अब तक बदरुद्दीन अजमल के 17-18 एमएलए असेंबली में होते थे और लगातार वो बीजेपी की नफरत वाली सियासत के खिलाफ लड़ते थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम के मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे थे। जब असम में एनआरसी हो रही थी तब मौलाना बदरुद्दीन अजमल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे। बाद में जब कई कानून आया मदरसों को लेकर, मुस्लिम लड़कियों को लेकर, उस वक्त भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल अदालत में पहुंचते हैं, असम के मुसलमानों का साथ देते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पूरे आसाम में 70 से ज़्यादा कॉलेजेस कायम कर रखा है और उनके कॉलेजेस में ज़्यादातर असम के गरीब मुसलमान तालीम हासिल करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का अजमल सुपर 40 है जिसमें 10,000 बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं। उसके अलावा UPSC की भी तैयारी कराई जाती है अजमल सुपर 40 के तहत। और अब गाँव गाँव में लड़के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उसके अलावा IAS ऑफिसर बन रहे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की कोशिशों से। असम में सैलाब आता है, तबाही आती है, खासतौर पर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो चीन से लेकर बांग्लादेश जाती है, सरहदी इलाका है, उस नदी से पूरे असम में तबाही फैलती है, बर्बादी मचती है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के वर्कर्स, इनकी ऑर्गेनाइजेशन खा अजमल फाउंडेशन हो, मरकजुल मारिफ हो, इनके ज़रिए तमाम लोगों को रिलीफ वर्क
पहुंचाया जाता है, उनको राशन पहुंचाया जाता है, उनको घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। पिछले दिनों जब 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मुसलमानों के लिए ली गई, 2 लाख मुसलमानों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने बेघर कर दिया, तो उन लोगों को भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया, उनको पैसा भेजा, उनके लिए टेंट बनाकर रहने का इंतज़ाम किया। एजुकेशन के मैदान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का एक और कारनामा है कि मदारिस के जो बच्चे फारिग हो जाते हैं तो उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब सिखाई जाती है। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में है, जहां मदरसों के फ़ारिगीन 2 सालों तक अंग्रेज़ी सीखते हैं और ये इदारा भी फंडेड बाई मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। मौलाना पूरा इसको सपोर्ट करते हैं। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। अजमल शॉप में लाखों लोगों को उन्होंने जॉब दे रखी है, रोज़गार दे रखा है। दुनिया भर में अजमल परफ्यूम का एक नाम है, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक ब्रांड है। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के कारनामों की, सोशल वर्क की, उनकी खिदमात की एक लंबी फहरिस्त है। भले ही सियासत में वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन सोशल वर्क में और कम्युनिटी खिदमत में उनसे आगे भी हिंदुस्तान में कोई और नहीं है। और ऐसे लीडर के खिलाफ लगातार कांग्रेस के नेताओं ने प्रोपेगेंडा किया कि वो बीजेपी से मिले हुए, जबकि बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं। उनके ऊपर असम में कई मुकदमा भी हो चुका है। बहरहाल असम की सियासत पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी।